नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिटेट आर्ट्स जून 2025 की जीके की एक्यूरेट आंसर की लेके आया हूँ, जिसका सबसे पहले हम जीके पोर्शन देखने वाले हैं। बहुत ही इजी लेवल का ही पेपर था। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन था, इस परीक्षा में वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने आपको अपनी सीरीज में करवाए थे। तो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे कि टमाटर उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था। इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार किया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टमाटर के उत्पादन में सबसे पहला जो जिला है वो कौन सा है। प्रथम स्थान पर अगर बात की जाए तो सोलन जिला है। देखो, सोलन के नाम से सोलन लालिमा एक टमाटर की भी जो है वो किस्म भी है, वैरायटी भी है। इस बात को आपने याद रखना है। तो सोलन का यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाना था। सोलन का जो है वो टमाटर उत्पादन हिमाचल प्रदेश में पहला स्थान। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कि हिमाचल प्रदेश में जल की मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इस क्वेश्चन को 10 से 20 बार जो है मैंने अपनी सीरीज में बताया था। तो हिमाचल प्रदेश की जल की मात्रा की दृष्टि से जो सबसे बड़ी नदी है वो चिनाब नदी है, जिसको चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया गया था? बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जब मेहनत की जाती है तो चीज़ें आसान से आसान आती है। ये पेपर बहुत आसान आ गया था, उस लेवल का पेपर नहीं आया था जिस लेवल की हमने मेहनत करी थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी महिलाएं। मैंने आपको बोला था कि 3 जो है वो महिलाएं हैं। कितनी है? 3 महिलाएं। ऑप्शन बी इसका सही करना था। कैसे कैसे 3 है ये भी मैंने बताया था। मैंने बोला था लाहौल स्पीति में कौन है? अनुराधा राणा जी जीत के आई है। कमलेश ठाकुर जी कहाँ से? कांगड़ा देहरा से जीत के आई है। और मैंने एक बताया था, एक रीना कश्यप है। पहले एक ही होती थी रीना कश्यप, लेकिन 2 जो है उपचुनाव के बाद दोबारा आई थी, अगर आपको याद होगा। तो 3 महिलाएं हैं विधानसभा में। ज़्यादा डिटेल से हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा बहुत देखेंगे इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन पेपर को आंसर की आपको पता करनी है। साइको की भी मैं आज ही डाल दूंगा, अंग्रेजी की भी आज ही डाल दूंगा। बस आप वेट करते रहिए 10 बजे तक। धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ? अगर बात की जाए धामी गोलीकांड, हमने तो इसको एग्जैक्ट पढ़ा था, लेकिन ये तो सीधा सीधा आ गया। तो धामी गोलीकांड हुआ था 16 जुलाई 1939 को। किसके नेतृत्व में? भागमल सोता। हमने धामी रियासत पढ़ी थी। धामी रियासत की स्थापना गोविंद पाल ने की थी। धामी रियासत की राजधानी कहाँ पे थी? हलोग में थी। लेकिन इतने अंदर तो क्वेश्चन पूछे नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। और अगर आपका भी टेट क्वालिफाई हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आज जरूर लिखिए कि कैसी आपको मेरी वीडियोस लगी, कैसी आपको हमारा कंटेंट जीके का लगता है यूथ अध्ययन में। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स, क्या ये पुस्तक मैंने आपको नहीं कराई थी? 10 बार करवाई थी। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट जो पुस्तक है वो लिखी है जे हचिक्सन के द्वारा। भाई लालचंद प्रार्थी, कुल्लू देश की कहानी, विक्रम कायस्थ, हिस्ट्री ऑफ मंडी और राहुल संस्कृत्यान आपको पता होगा। इन सभी के नाम से मैंने एक ही किताब आपको कराई है। तो हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट जो है वो जे हचिक्सन के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट की कौन सी संस्था जारी करती है? तो जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, क्या ये क्वेश्चन नहीं बताया गया था? पहले तो भारत का स्थान बताया गया था, एसडीआई में कितना है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो मानव विकास की जो रिपोर्ट है वो क्या करता है? याद रखना है, जारी करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे परीक्षा में आपसे पूछा गया था कि कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इतनी मेहनत भैया हमने की थी इस परीक्षा को पास करने के लिए, लेकिन ये परीक्षा जो है वो बहुत ही आसान आ गई थी। सुबह ही बता चुका हूँ सुबह की सीरीज में कि 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। अब ये 5 लोग कौन कौन थे? अगली परीक्षा हो सकती है कि थोड़ी टफ आ जाए। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, पीवी नरसिम्हा राव को मिला, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को मिला, और बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। तो भैया पांच व्यक्तियों को भारत रत्न से जो है साल 2024 में सम्मानित किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। और ये 5 सदस्य कौन कौन थे तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? क्या इस क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ा? बहुत बार पढ़ लिया जी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन कल के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि कब की गई, तो याद रखना है ये की गई 1939 में। भाई देखो, लट्टू क्वेश्चन आए हुए थे पूरे। अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन की राजधानी क्या थी? मैंने बोला था कि यूक्रेन की वॉर होती है तो यूक्रेन की मुद्रा, देखो मुद्रा और राजधानी मैंने हमेशा आपको बताई थी, फाइनल टच में भी बताई थी और वैसे भी बता रहा हूँ। तो यूक्रेन की मुद्रा का नाम क्या है? कीव है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो नीति आयोग, भाई इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते भी मैं थक गया था।
1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर होती है। योजना आयोग कब बना, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, सीईओ कौन है, क्या क्या नहीं बताया हमने, तो बहुत अंदर जाके पढ़ा था, लेकिन एग्जामिनर ने इस बार जो है वो क्या बोला कि मजे मजे में बच्चा पेपर पास कर लो। लेकिन अंग्रेजी जो सेक्शन है वो बहुत ही अच्छे लेवल का आया था, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से घुमाया गया था, पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मैं पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस को पढ़ाते पढ़ाते इस साल थक गया हूँ कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। भाई मैं मतलब इन क्वेश्चन को देखते ना मेरे को खुद भी ये लग रहा था कि यार इस ऐसे क्वेश्चन क्यों दे दिए। अगर नॉर्मल बंदा भी पेपर देने जाता ना 2-4 दिन तैयारी करके, वो भी यहाँ पे 80-90 नंबर आराम से मार के लाता। तो नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड। और लेकिन भैया तैयारी बहुत ज़रूरी होती है, जिस बच्चे ने तैयारी की होगी उसको ही पता चलेगा कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में है। इस बात को आपने याद रखना। अगला क्वेश्चन था हमारे पास कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। क्या इस क्वेश्चन को हमने नहीं पढ़ा था, बहुत बार पढ़ा था कि भारतीय पुरातत्व के जनक, इंडियन आर्कोलॉजी के जो फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी है वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। क्या गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमने तो इतने लाइव सेशन कर दिए कि भैया बहुत टफ पेपर आएगा, जब पेपर देखा तो इतना आसान पेपर आ गया था। अब तो ऐसा लग रहा था कि YouTube पे 20-25 वीडियो ही डालते तो भी ठीक था, लेकिन आपके नॉलेज के लिए वो वीडियो आपके लिए हमेशा सेव रहेगी। आपके लिए वो हमेशा, जब आप कभी अगले बार जहाँ किसी भी परीक्षा की तैयारी करने जाओगे तो उन वीडियोस को भी देख के आप तैयारी कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। सबको पता है कि अरब प्रायद्वीप जो है वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इस बात को आपने याद रखना है। और ये जो अरब प्रायद्वीप है ना, ये 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि 2024 में विंबलडन चैंपियनशिप में किसने पुरुषों का एकल खिताब जीता था। देखिए मेरी जो कमीशन वाली सीरीज है ना, वहां पे मैंने ये करवाया था, तो ये जीता था विंबलडन चैंपियनशिप 2024 जो जीती थी वो कार्लोस अल्काराज साहब के द्वारा जीती गई थी। तो याद रखना, कार्लोस अल्काराज के द्वारा विंबलडन चैंपियनशिप 2024 को जीता गया। अगला क्वेश्चन फिर लट्टू क्वेश्चन। क्या मैंने आपको ये नहीं करवाया था भाई, ये क्वेश्चन तो डिट्टो क्वेश्चन पार्ट 70 या 76 में करवाया गया था कि सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है। तो सोनालिका और कल्याण सोना, तो ये गेहूं की किस्म है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ये गेहूं की किस्म थी। अगला क्वेश्चन था कि किस वर्ष भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने कार्य करना शुरू किया। तो भारतीय उच्च संस्थान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधा पूछा जाता है कि इन विच ईयर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी स्टार्टेड फंक्शनिंग। तो ये जो किया था यहाँ पर, तो ये किया था 20 अक्टूबर 1965। तो ये सीधा सीधा लट्टू क्वेश्चन था भाई, ये भी हमने बहुत बार किया है। और ये अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के खिलाफ कूका आंदोलन। ये आंदोलन हमने सारे पढ़े थे, एक बार हमने कुका आंदोलन को भी पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि कुका आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ है, पंजाब में हुआ है। तो कुका आंदोलन आपको जरूर याद रखना है कि कुका आंदोलन कहाँ पे हुआ है, तो कुका आंदोलन पंजाब में हुआ है। और अगर बात करें एग्जिट कहाँ पे हुआ था, तो ये अप्रैल 1857 के आसपास जो है वो शुरू हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखो आसान क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से कि 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन से देश ने की थी। आपको पता है पेरिस ओलंपिक, और मैंने बहुत बार आपको बोला है कि पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस देश की राजधानी है। तो ऑप्शन सी भी, ये भी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है और भारत ने कितने पदक लाए। हम तो बहुत अंदर जाके मनु भाकर सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन पेपर में कुछ नहीं आया, पेपर में लट्टू क्वेश्चन डाल दिए भैया। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, हमने तो पूरा पढ़ा था, हमीरपुर है। कितने % साक्षरता, 89.01% है। लेकिन वहाँ पे तो सीधा नाम पूछ रहे थे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिए। एग्जामिनर ने बोला इस बार कि यूथ अध्ययन वाले ने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया, इसलिए शॉर्टकट आंसर दे दो। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का भारत का कौन सा राज्य बना। तो देखो जब हिमाचल प्रदेश को मैंने कितने बार बताया था, 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो हिमाचल भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, 18वें नंबर का। कल भी बोला था ये वाली बात, तो क्या लगा लो ऑप्शन डी, यहाँ भी बिल्कुल सही। और जो मेरे बच्चे होंगे ना वो उन्होंने तो बिल्कुल भी गलत नहीं किया होगा। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश और लाहौल स्पीति घाटियों से जोड़ता है। मैं दर्रे को पढ़ाते पढ़ाते थक गया था, तो वो है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा जो है वो क्या है, रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत क्षमता है। तो सर्वाधिक विद्युत क्षमता तो भैया कहाँ पे होने वाली है, सतलुज नदी पे होने वाली है। तो इसका तो ऑप्शन ए, क्योंकि आपने देखा होगा नाथपा जाखड़ी है, जितनी भी बड़ी बड़ी परियोजना है वो सतलुज नदी पर है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला। शिल्ला की हमने तो हाइट भी याद करी थी 7025। हमने ये भी याद करा था सुबह आज कि कहाँ पे, तो किन्नौर में है। तो किन्नौर में है, किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी, और हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिल्ला है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा अगली बात थी कि हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कितने बार पढ़ा दिया था, महिला भी और पुरुष भी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे न्यायमूर्ति एम.एच. बेग, और पहली महिला थी लीला सेठ। लीला सेठ और एम.एच. बेग, मिर्जा हमीदुल्ला बेग। क्या याद है आपको कि भूल गए भैया? यूथ अध्ययन चैनल में सारी चीज़ें आपने आसानी से पढ़ी। पेपर जैसा मर्जी आता, मैंने इतनी चीज़ें कवर करवा दी थी कि भैया मैंने पहले ही बोला था कि 90 में से 80 क्वेश्चन आपके फिक्स है जो मेरे चैनल से पढ़े हुए आपको आने ही आने हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना? मैंने एक सिनेरियो आपको बोला था कि सिनेरियो पूरा पढ़ लो। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन होता है। उस समय 4 जिले हिमाचल में होते हैं। फिर 1951 में पारसी बनता है। फिर 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल में मिलाकर 5वां जिला बनाया जाता है। तत्पश्चात 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। किसको? हिमाचल प्रदेश को। और 25 जनवरी 1971 तक ये क्या रहता है? यूटी। और 25 जनवरी 1971 भारत का 18वां राज्य बनता है। कि सिनेरियो आपको याद नहीं है? 1 मई 1960 को किन्नौर को जोड़ा। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से पढ़ाई गई। अगला क्वेश्चन है सुजानपुर टीला का किला किसने बनवाया? अभय चंद ने। बहुत बार पढ़ा रखा है। हमीरपुर जो है कि उस समय राजा होते थे अभय चंद, इनके द्वारा जो है हमीर फेस्टिवल, और इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो अभय चंद के द्वारा सुजानपुर टीला का किला। देखो ये तो मैंने किले में आपको पढ़ाया। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का गठन। उसी सिनेरियो से क्वेश्चन आया 1948 से लेकर 71 तक। 3 क्वेश्चन पूछे। क्यों मैं वो सिनेरियो 1 मिनट का बताता था? क्यों मैं डिटेल से बताता हूँ? इसीलिए बताता हूँ कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। और कल से जुट जाइए कमीशन की तैयारी करने में, जिसका टेट क्वालिफाई हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का जो गठन हुआ है वो 1 जुलाई 1954, हिमाचल का ये 5वां जिला बनता है। तो जिसको कमीशन की तैयारी करनी है, मात्र 499 फीस है हमारे बैच में। हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है भैया। यहाँ पर ये बैच जो चल रहा है वो काफ़ी 2-3 महीने से चला हुआ है, और आगे जो चलने वाला है ये एग्जाम तक बैच चलने वाला है। इसमें क्विक रिवीजन आपका होने वाला, बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको कोई एक टीचर पढ़ाने वाला नहीं है, अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। तो जो हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले। अगला क्वेश्चन है कि कालका शिमला रेलवे लाइन कब बनी थी? भैया बताया था ना कि लॉर्ड कर्जन ने, और मैंने बार बार बोलता था कि कालका शिमला रेलवे लाइन परीक्षाओं में पूछी जाती है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1903 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अब बात करते हैं सोशल स्टडीज़ की। सोशल स्टडीज़ के यहाँ पे जो 60 क्वेश्चन थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे अपने लिए। ये भी अपने महत्व रखते थे भाई। नंद वंश के अंतिम शासक मैंने बोला था धनानंद थे। और नंद वंश के पहले शासक कौन थे? महापद्मानंद ने तो नंद वंश की स्थापना की थी। क्या आपको याद है कि आप भूल गए? और धनानंद क्या थे? नंद वंश के क्या थे? आपके अंतिम शासक। इनको किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में, और मौर्य वंश की नींव रखी थी। ऐसे ही बोलता था मैं। और अगर आपने किसी ने ध्यान से होगा, अशोक के बारे में बहुत बताया, उदयन के बारे में बहुत बताया। तो डिटेल वाली वीडियो मेरी आप देख सकते हैं। ये सिर्फ आंसर की वीडियो। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो बिंबिसार मगध का शासक था। इनका शासक ही मगध पर था। तो देखो भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन वो आए थे जो हमने बार बार पढ़े थे। अगला क्वेश्चन फिर देखिए आप, भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन कौन है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसको देखा गया? तो सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए भी इनको ही देखा गया था। तो ये भी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। भारत का नेपोलियन इनको किसने कहा था? वी.ए. स्मिथ। हम तो बहुत अंदर जाके पढ़ रहे थे, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। लेकिन क्या करें, यहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, भारत का नेपोलियन, क्या बात है, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर का कब, मतलब यार ऐसे इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए थे एग्जामिनर को। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार, वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण होता है? तो अगर बात करें वर्ण व्यवस्था की तो इसमें 4 वर्ण होता है। अब सर 4 वर्ण आप बोलेंगे कौन कौन से होते हैं ये भी बता दीजिए। तो 4 वर्ण होते हैं इसमें, जैसे कि आपका ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। तो 4 वर्ण होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात का प्राचीन नाम। अब मैंने बहुत बार बोला था, इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली का नाम है, पाटलिपुत्रम पुराना पटना का नाम है, पुरुषपुर पेशावर का नाम है। बच गया जी लाट। या तो लाट होगा या लाट के अलावा जब ऑफिशियल आंसर किया कि वो होगा। ये 3 तो नहीं हो सकते, ठीक है। और मेरे को लाट भी नहीं लगता कि लाट भी हो सकता। अब द्रौपदी कौन थी? ऐसे क्वेश्चन की पूछने की कोई सेंस बन रही थी, लेकिन अब पूछ लिए थे तो क्या करें, पांडवों की पत्नी थी भाई, अब क्या करें। मैंने तो एक बार आपको बोला था कि द्रौपदी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? तांडी नामक स्थान पे हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो मज़ा था। मैं तो जा ही रहा था कि इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी जब क्वेश्चन ही ऐसे डालने थे एचपी बोर्ड वालों ने। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप देखो कितने बार बताया है, लाइव मैराथन क्लास में बहुत बार बोल चुका था। यहाँ पे सांची का स्तूप बेतवा नदी के पास है, भोपाल
काल में पड़ता है, अशोक के द्वारा बनाया गया, हर एक बात बोली गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। इनके बारे में पढ़ के भी थक गए थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। क्या ये बात नहीं पढ़ी थी? बहुत बार ये बात भी पढ़ी गई थी। इनका जो मूल नाम है वो वर्धमान था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। इनके पहले जमाली थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला इनकी माता का नाम था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बहुत सारी चीज़ें अपनी मैराथन और अपनी वीडियोज़ में करा चुके, तो गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी भारत किसके साथ आया? तो महमूद गजनबी भारत अलबरूनी के साथ। किसके साथ आया था भाई? अलबरूनी के साथ जो है वो महमूद गजनबी भारत आया था। बिल्कुल फ्री का नंबर है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अलबरूनी जो है महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इस बात को आपने याद रखना। और वो वही अलबरूनी है जिसके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, किताब उल हिंद। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कल के लिए कि किताब उल हिंद किसने लिखी है? तो अलबरूनी ने। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम। यार ये तो ना बच्चे को भी आ जाएगा, 3rd क्लास का बच्चा जो आप पढ़ाते होगे स्कूल में, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस जो है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम। तभी तो मैं बोल रहा था द्रौपदी की पत्नी, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम। क्या है यार, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए थे। थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते ना जिसमें बहुत मेहनत करी थे यार, 80 वीडियो, इतनी लंबी लंबी मैराथन, और बाद में पता चला कि इतने आसान क्वेश्चन आ रहे। उस इतिहासकार का क्या नाम है जिसने पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया? मिनहाज ए सिराज। ये मैंने कमीशन वाली मेरी सीरीज आती है उसमें मैंने पढ़ाया, 64 वीडियो उसमें आ चुकी है। अब उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, कंटिन्यू। तो मिनहाज ए सिराज के द्वारा सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था। अब बच्चे यहाँ पे आसानी से बता देते हैं। अब घर में तो नहीं हो सकती पांडुलिपियाँ, दफ्तर में भी नहीं हो सकती पांडुलिपियाँ। कहाँ हो सकती थी? आर्काइव्स में। अब भी लेखागारों में। मतलब कि ये क्वेश्चन ना ऐसा था कि अगर कोई आइडिया लगा के भी कोई गया होगा ना, उसका भी पेपर हो गया होगा। मान लो कि उसने पढ़ा नहीं होगा और सोच रहा होगा ठीक है चले जाता हूँ, तो उसका भी आसानी से। लेकिन अगर आपको कहीं फंसने वाले हैं तो इंग्लिश में देखो। जीके में 90 का है, 90 में से 10 सबके कटने वाले, मैक्सिमम बच्चों के 10 से 5 नंबर सबके कटता है। चाहे कोई भी पेपर में बैठे सबके कट जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब था? अब आपने कैसे पकड़ना था? 1191 और 92 में इसने क्या लड़ा था? बताया था ना मैंने, 1191 और 1192 में इसमें तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध लड़ा था। तो 1191 और 92 कहाँ मिल रहा था? बस एक ऑप्शन में मिल रहा था, 1175 से 1192। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाना था, दिमाग लगाना था। तो तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ 1191 में लड़ा और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। आपको तो क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, जैसे मर्जी क्वेश्चन भैया पूछे जाएंगे, क्लियर होने चाहिए। अच्छा, पहला क्वेश्चन था कि उस व्यक्ति का नाम बताओ जो 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना। अब आपको अक्सर यहाँ से ये बात तो पता चली गई होगी कि बाबर का जन्म 42 में हुआ, फिर 55-56 में पानीपत के युद्ध में राजा बना दिया गया। तो भैया कौन हो सकता है? अकबर बिल्कुल सही था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहाँ के आरंभिक वर्षों की राजधानी कहाँ थी? तो जो शाहजहाँ है उसके आरंभिक वर्षों की जो राजधानी थी, तो आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लेकिन बाद में इसने 1638 में जो है अपनी राजधानी शाहजहाँ आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। अगला क्वेश्चन है कि राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो ये राज राजेश्वर मंदिर है वो किसने बनाया था? तो ये किसके द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बनाया गया था राजा राज चोल के द्वारा। तो राजा राज चोल प्रथम जो थे, इनका नाम थोड़ा ढंग से नहीं दिया था, बस राजा राज चोल इनका नाम है। राजा राज रोल प्रथम है। ये इस मंदिर को जो राज राजेश्वर मंदिर है, इसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और इसको जो है वो चोल राजवंश के राजा राजा राज चोल के द्वारा बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला, राष्ट्रगान के रचयिता। यार कैसे क्वेश्चन डाल दिए थे, बच्चा क्वेश्चन भाई। रविंद्रनाथ टैगोर। कितने सेकंड का? 52 सेकंड राष्ट्रगान जो है वो गाया जाता है। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ओखली और मसूल किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? अब एक बच्चा होगा ना स्कूल का, उसने भी बोल देना था कि अनाज को पीसने के लिए, पकाने के लिए तो बर्तन होता है ना। दूसरा, अनाज को रखने के लिए भी ओखली का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अनाज को जब पीसेंगे तो ओखली का प्रयोग उस टाइम होगा। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा कि अनाज को पीसने के लिए ओखली मसूल प्रयोग किए जाते हैं। ये तो आपने नॉर्मल सेंस से ही आंसर निकाल देना था। अगला क्वेश्चन था कि हर्षवर्धन की दरबारी कवि, परसों पढ़ा रखा है मैराथन नंबर 3 में। हर्षवर्धन के दरबारी कवि है बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट के बारे में आपको जरूर याद रखना है। ये क्या थे? हर्षवर्धन के क्या थे? बाणभट्ट दरबारी कवि थे, और इनके द्वारा जो है वो हर्षचरित और कादंबरी 2 प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई? तो अगर बात करें पहली इंग्लिश फैक्ट्री की, तो ये कहाँ पर लगाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका था कि अंग्रेजों ने अपनी पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो लगाई वो हुगली नदी के किनारे 1651 के आसपास स्थापित की थी। भाई देखो, लट्टू क्वेश्चन, हमेशा मैं एक नाम देता हूँ, लट्टू क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? तो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757। ऐसे लट्टू क्वेश्चन पेपर में आना पेपर का लेवल ही गिरा दिया भाई। ये लग नहीं रहा था कि इस बार टेट एग्जाम था, लेकिन अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों के हमारे पेपर क्वालिफाई हुए 1757। लेकिन जैसे ही हम भाई लोगों ने आपने मेहनत करी थी उस हिसाब से पेपर नहीं आया था। उसके बाद था बक्सर का युद्ध। देखो ये तो हम अक्सर साथ साथ ही पढ़ते हैं, प्लासी का 57 में और बक्सर का 1764 में। अगला क्वेश्चन है कि शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता था? जब मैंने आपको चारों के चारों अंगल मैसूर युद्ध पढ़ाए थे ना, वहीं मैंने बोला था आपको कि जो शेर ए मैसूर है वो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा नीति लगाई? तो डलहौजी के द्वारा कौन सी नीति लगाई गई? तो सब लोग जानते हैं डलहौजी ने चलाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब आपको लैप्स दिख रहा है तो लगा दीजिएगा विलय। देखो भैया, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश नील की खेती करता था? तो अगर बात की जाए नील की खेती की, तो नील की जो खेती करता था वो हमारा प्यारा देश भारत करता था। बाकी आपने सही प्रतिक्रिया देनी है कि इसके अलावा इसका और क्या आंसर हो सकता है, या ब्रिटेन या भारत, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद इसका सही में पता लगेगा। वैसे जो मेरे को पता है मैं अपनी ओर से सारे आंसर बता रहा हूँ, ऑफिशियल आंसर की ये अभी नहीं आती है क्योंकि वो तो कुछ दिनों बाद आती है। तो भारत की संसद में सम्मिलित है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। अब पता है इसमें करना है क्या है, 2-4 क्वेश्चन है जो थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है, बाकी तो भैया सारे वही क्वेश्चन है जो कि सबको आता है। तो भारत की संसद में सम्मिलित होता है लोकसभा, होता है राज्यसभा, होता है राष्ट्रपति। मैंने आपको बहुत बार बोला था आर्टिकल 81, आर्टिकल 80, 81 और आर्टिकल नंबर 52 से 61, कितने बार आपको बोला था? बहुत बार बोला था सर। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता, अब जिसकी सत्ता होगी उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो जैसे मान लो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, तो वही सत्ता दल के क्या है, वर्तमान में नेता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन फिर लट्टू क्वेश्चन की लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? मैंने आपको बोला था कि 2020 से पहले 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन, कौन थे ये? एंग्लो इंडियन होते थे, इनको जो है वो क्या किया जाता था? लोकसभा के लिए मनोनीत किया जाता था। और अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में, लेकिन अब जो है वो अब वर्तमान में कितने किए जाते हैं? तो 0 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं आता था? 10 बार बताया था आपको भैया, कल बताया हुआ था फाइनल टच वाली वीडियो में। 13 मार्च 1919 को क्या हुआ, सॉरी 13 अप्रैल 1919, क्या बोलेंगे, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हंटर कमीशन किसके खिलाफ यहाँ पर आया? तो ये भी आपको याद रखना है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसके लिए एक कमीशन बिठाया जाता है जिसका नाम होता है हंटर कमीशन। ये देखो फिर से लट्टू क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? यार भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, सबको पता है। ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछने थे? थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसा पेपर आया था तो हम सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों का फ़ायदा हुआ होगा। तो उनकी अच्छाई के लिए बहुत अच्छा था। कितने वर्ष की आयु के बच्चों को घर से कम उद्योगों में काम नहीं करा सकते? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार पढ़ा है ना आपने? तो जो 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वो उद्योगों में काम नहीं कर सकते। और ये किस आर्टिकल में बताया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 24 जो है ना भारतीय संविधान का, वहीं पर ये बात बोली गई है कि 14 वर्ष से कम के आयु के जो बच्चे हैं वो कार्य नहीं कर सकते। कहाँ पर कार्य नहीं कर सकते? तो ये याद रखना है, उद्योगों में, फैक्ट्रीज में। अगला क्वेश्चन है दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? अब मैंने जब आपको पहले ही बोला था कि एक परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने जापान पे 6 अगस्त 1945 को और दूसरा गिराया था 9 अगस्त 1945 को। इसके बाद बनाया गया लीग ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद 1945 के बाद युद्ध क्या हो गया? दूसरा विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त। कब से कब तक चला था? मैंने तो ये बताया था 1939 से 1945। क्या ये बताया था कि नहीं बताया था कि भूल गए? पहला हुआ था 1914 से 1918। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह की आयु कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई? ये बात भी हमने की थी। अब भगत सिंह की जब फांसी दी गई थी तब उनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, मात्र और मात्र कितनी थी भैया? याद रखना है। तो भगत सिंह को जब 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है लाहौर सेंट्रल जेल में, तो इनकी उम्र जो है मात्र और मात्र 23 साल थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया? तो अगर बात की जाए मंदिर प्रवेश आंदोलन की, तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो चलाया जाता है, और उन्होंने ये इस आंदोलन की शुरुआत 1927 में की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, ये किसके द्वारा कहे गए कथन है, तो ये बात किसने कही थी। तो इस बात का तो आपको देखो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अब वैसे मैं जा रहा हूँ पंडित रमाबाई की, और बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब देखेंगे, लेकिन मेरे को यही लगता है कि इसका पंडित रमाबाई हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील की से बनी हुई थी। तो ये क्वेश्चन हमने एक बार डिस्कस किया था जब हम एंग्लो मैसूर युद्ध को डिस्कस करें, तो इनकी स्टील की तलवार बनी थी वुड स्टील। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का था। तो जैसे भारत का झंडा था उसी प्रकार फ्रांसीसी जो है झंडा था, उसके 3 रंग थे पहले। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा 3 रंग का था। साइमन कमीशन कब भारत आया, तो साइमन कमीशन कल ही पढ़ा चुका हूँ लाइव मैराथन क्लास में, 1928 को एग्जिट पढ़ाया हूँ, फरवरी 1928 को भारत आया था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। इसकी नियुक्ति जो हुई थी वो 1927 में हो गई थी और भारत आया था 1928 में। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या है। अगर बात करें टोक्यो के पुराने नाम की, तो टोक्यो का पुराना नाम क्या है। तो देखो टोक्यो के पुराने नाम की बात करें, आपको लग रहा होगा कि ईदो होगा या प्रचारक होगा। तो टोक्यो का जो पुराना नाम है, तो टोक्यो का पुराना नाम था एदो, एदो ही था। और एदो जो है वो याद रखना, बाद में इसका नाम जब जापान की राजधानी बनी ना एदो, तो इसका नाम बदल के टोक्यो रखा गया। ठीक है, ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किसने चलाए। कल ही पढ़ चुके हैं फाइनल टच में। तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी। 1973 में चिपको आंदोलन चलाया जाता है, गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और उत्तराखंड के चमोली जिले से चलाया गया। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सरकार होती है उसके कितने अंग होते हैं। अब सरकार के होते हैं 3 अंग। कौन कौन से होते हैं। एक तो विधायिका होती है, लेजिस्लेटर इसको आप बोलते हैं, एक दूसरी कार्यपालिका होती है और तीसरी न्यायपालिका। तो याद रखना है लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्रियों का भारत में लिटरेसी रेट क्या था। अब अगर ये क्वेश्चन भी आपने पेपर में जाके आज गलत किया होगा तो फिर बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैं तो बड़े इंपॉर्टेंट और ज़ोरदार तरीके से इन क्वेश्चन को यूट्यूब में पढ़ा रहा था। ठीक है, तो और अगर बात करें पुरुषों की साक्षरता दर की, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि पुरुषों का साक्षरता दर कितना था। तो ये था 82.14%। और अगर बात करें भारत की साक्षरता दर की, तो भारत का साक्षरता दर था 74.0%। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। महिलाओं का 65%, पुरुषों का 82%। देखो यार बहुत मज़ा आ रहा था, इस पेपर को करने में मज़ा ही कुछ अलग लेवल का आ रहा था। अगला क्वेश्चन है नेपाल का अंतिम शासक कौन था। भाई अगर बात की जाए नेपाल के अंतिम शासक की, तो ये थे ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र जी क्या थे, नेपाल के अंतिम शासक थे। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने जो है वो नेपाल के ये अंतिम जो शासक थे ज्ञानेंद्र, ये जो है वो 2001 से 2008 जो है वो रहे थे। और नेपाल में राजशाही का जो अंत हो गया था फिर इनके बाद। तो ऐसे क्वेश्चन ये थे भी यूनिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये कवर किया हुआ क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये यूनिक क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर आप स्टामा कर लो। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा था जो यहाँ सीरीज में से नहीं आया था, वरना सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में करवाए गए। अगला क्वेश्चन है कि संसार में अधिकतर देशों की सरकार मौजूद है। अब देखो मिलिट्री सरकार तो नहीं हो सकती, सेना के दम पे तो सरकार पाकिस्तान की तरह नहीं चलने वाली है। डेमोक्रेटिक, भारत में डेमोक्रेटिक है। अब जनता जो चाहेगी वैसी सरकार होती है। तो कैसी सरकार है, लोकतांत्रिक। लोकतंत्र क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे होता है किसका शासन, जनता का शासन होता है। अगला क्वेश्चन वही पूछा था कि लोकतंत्र में डैश शासन चलाते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तभी तो बोला था कि जीके में तो 80 नंबर, 75 और 80 उसके बनने चाहिए जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो लोकतंत्र में शासन होता है जनता का, लोगों का, पीपल्स का। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल में पिछले वर्ष 2023 में कौन सी आपदा आई। अब भूकंप तो हिमाचल में हमने सुना नहीं है। कांगड़ा में आया था 1904-1905 के आसपास। ठीक है, लेकिन तूफान भी नहीं आया था, भाई। भारी वर्षा हुई थी, और भारी वर्षा के कारण आपको जानते हैं कि हिमाचल के बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इसमें क्षति पहुँची थी, जो कि काफ़ी विनाशकारी रहा था। बहुत नुकसान हुआ था हिमाचल का उस समय। अगला क्वेश्चन है, और साइकोलॉजी की भी मैं आज 8-9 बजे के बीच में आंसर की आपके बीच शेयर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप रोधी भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए। जो भूकंप रोधी भवन होते हैं उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए। तो मेरी ओर से तो इसकी आकृति आपकी आयताकार रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि रेक्टेंगुलर ठीक रहता, मतलब कि आप इसको आयताकार कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु, क्या मैंने आपको नहीं बताया था? 61वां संविधान संशोधन आपको याद है ना, 1989। इसके तहत भारत में वोट छोड़ने की उम्र 21 से कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष। तो ऑप्शन बी क्या सही नहीं था? बिल्कुल सही था सर, बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल सही कर देना। और ये 61वां संविधान संशोधन 1989 को बदला गया था। किसने कहा कि मैं ही राज्य और मैं ही शब्द ही कानून है? तो ये किसने कहा था कि मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून है? तो ये कहा था फ्रांस के राजा लुई 14वां। तो लुई 14वां जो था, जो फ्रांस का राजा था, इसके द्वारा ही जो है वो क्या कहा गया था कि मैं ही राज्य और मेरे ही शब्द कानून है। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के किसान को, जो सोवियत संघ के किसान होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो इनके कहते थे कुलक। क्या कहते थे? कुलक। तो कुल्क जो है वो इसको कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, यार इतने लट्टू क्वेश्चन, राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा। ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोज़ में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा? तो भारत का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वो था आपका उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ थे, इस बात को आपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि गंगा नदी की लंबाई। अब गंगा की तो आपने 25-25 पढ़ी थी, लेकिन 25-25 के आसपास क्या था? तो 25-25 के आसपास था 2500। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाना था। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या क्या नहीं हमने पढ़ा था, इसकी सबसे बड़ी साइक पढ़ी थी, कितने राज्यों में बहती है, बांग्लादेश में क्या कहते हैं। देखो आगे के लिए तो काम आएंगे, लेकिन पेपर का वो लेवल नहीं आया था जिस हिसाब से हमने पेपर को सोचा था कि पेपर ठीक आ जाएगा और हम अच्छा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू बनकर तैयार हुआ था, इस बात को भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो निर्वाचन आयोग जो होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, इसके कितने सदस्य होते हैं? तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका था कि ज्ञानेश कुमार तो बने हैं क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और इनके साथ 2 व्यक्ति है, डॉक्टर विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। आज याद आ रहा होगा ना आपको। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? अब थोड़ी देर पहले आया था लोकसभा और राज्यसभा, और भाग 3 है और सदन कितने? 2 है। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति, मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया था, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये तो आपने बिल्कुल सही कर दिया होगा यार, ये तो बिल्कुल सही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार, हे भगवान, फंडामेंटल राइट सबको पता है, कितने अच्छे। समानता का मौलिक अधिकार 14 से 18, आपका 19 से 22 स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, तीसरा था 23 से। और आज का अंतिम क्वेश्चन कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता की अगर बताना चाहूँ तो वो कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता की अगर बात करूँ वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये डिटेल में हम अपने वीडियोज़ में पढ़ा। हमारे पास और था कि केंद्रीय जो प्रत्यक्ष बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने हैं रवि अग्रवाल, इस बात को आपने याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।